नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या फिर सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो ये टॉपिक होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत आपको हर एक एग्जाम में, जो टीचिंग लाइन का जो भी आप एग्जाम देंगे, उसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्योंकि ये जो आज का ये जो टॉपिक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपका प्रथम वर्ष है, तो इसके पहले आपके लिए हम 8 वीडियो बना चुके हैं। आप वो वीडियो जा करके पेपर नंबर 3 के ये वीडियो हैं, आप उसको जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं और उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक के नियम जो मुख्य नियम है, वो मुख्य नियम थॉर्नडाइक महोदय ने 3 दिए थे। कितने दिए थे? 3। थॉर्नडाइक के द्वारा जो नियम दिया गया था, ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने जो सीखने के कितने नियम दिए, तो आपका हो जाएगा 3 नियम दिए। और गौड़ नियम कितने दिए? तो गौड़ नियम 5 दिए थे। ठीक है, ये चीज आप लोग कंफर्म हो गए कि मुख्य नियम 3 और गौड़ नियम 5। तो आइए, सबसे पहले ये मुख्य नियम बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। ठीक है, यहीं से आपके लिए जो क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये जो मुख्य नियम जो है 3, ये पहला है आपका तत्परता का नियम। ठीक है, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। इसको हम लोग एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। आप लोग अपने घर देखे होंगे, जो बच्चा ज्यादा तत्पर रहता है किसी भी काम के प्रति, अगर मान लीजिए बाइक चलाने के प्रति ही तत्पर है, पढ़ने से संबंधित ही तत्पर है, तो वो क्या करता है? वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी भी काम को जल्दी सीख जाता है। जैसे मान लीजिए बाइक आप घर पर लेकर के गए, बाइक को लेकर के अब क्या करता है, वो आगे पीछे इधर उधर करना शुरू कर देता है। कोई बच्चा होता है कि उसको जा करके छूता भी नहीं है। तो जो बच्चा तत्पर रहता है, वो क्या करता है? बाइक चलाना जल्दी सीख जाता है। उसी प्रकार पढ़ने के लिए भी देखा जाए, तो जो बच्चा पढ़ने में तत्पर दिखाता है, तत्परता दिखाता है, वो क्या करता है? किसी भी सिलेबस को जल्दी कैच करता है। वैसे ही दूसरा आ जाता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत ये आता है कि मान लीजिए कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी विषय वस्तु हो, अगर उसको हम नहीं अभ्यास करेंगे, आज हमने पढ़ा और उसको अगर हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे भूल जाता है। तो अगर आप अभ्यास करेंगे, कोई भी चैप्टर हुआ, अगर अभ्यास करेंगे, तो वो आपके जो ब्रेन है, आपका मस्तिष्क है, उसको कैच कर लेगा और 2-4 बार जो अभ्यास करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो ये थॉर्नडाइक का दूसरा मुख्य नियम है कि अभ्यास का नियम। अब तीसरा आ जाता है आपका प्रभाव का नियम। जैसे मान लीजिए कि प्रभाव का नियम के अंतर्गत आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है या निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, ठीक है, वो किस माध्यम से पढ़ रहा है? मान लीजिए मोबाइल से पढ़ रहा है तो अच्छा कैच कर रहा है, या अपने टीचर से पढ़ रहा है तो कैच कर रहा है। कौन सा प्रभाव उसके ऊपर अच्छा पड़ रहा है? ठीक है, किस प्रभाव के माध्यम से वो सीख रहा है कि ज्यादातर वो बिल्कुल तुरंत याद कर ले रहा है? ये बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव, जिसका रिस्पांस वो पॉजिटिव वे में देता है, वो प्रभाव का नियम है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गौड़ नियम। थॉर्नडाइक के यहाँ पर आप देखिए, ये 3 नियम जो है थॉर्नडाइक के, ये क्वेश्चन आपको सीटेट में कोट अप करेगा या पूछ सकता है कि मान लीजिए कि तत्परता का नियम थॉर्नडाइक का नियम, थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये तीनों आप जानते हैं, तो जो चौथा दिया रहेगा वो नहीं है, उसको आप साफ समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों आप एकदम निश्चित, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सीटेट में निश्चित रूप से आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका चौथा, ये गौड़ नियम। ठीक है, ये अब तक तो हम लोग 3 जो नियम देखे वो मुख्य नियम थे। अब गौड़ नियम कितने होते हैं? तो गौड़ नियम 5 दिए हैं। थॉर्नडाइक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने गौड़ नियम कितने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक द्वारा गौड़ नियम कितना दिया गया है? 5। पहला क्या दिए हैं? बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, पहला क्या दिए हैं ये, सॉरी, पहला क्या दिए हैं? बहुप्रतिक्रिया। ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसके अंतर्गत इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने
कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके समाधान के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है एवं तब तक करता है जब तक सही प्रतिक्रिया का समाधान या हल नहीं प्राप्त हो जाता है। यह मान लीजिए कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि यानी बार बार प्रयास करना, त्रुटि करना। ये बच्चे आप लोग देखे होंगे, आपके यहाँ जो क्लास में जो बच्चे मिलेंगे, छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, बार बार त्रुटि करते हैं। तो ये सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण, ये नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बहु प्रतिक्रिया से मतलब ही हो जाता है कि बार बार प्रयास करना। अब बार बार प्रयास करने के बाद आखिरी अंत तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक प्रयास करते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं आपके क्लास में, जब छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, आप जब पढ़ाने जाइएगा और आपको छोटे छोटे जो बच्चे मिलेंगे तो बार बार त्रुटि करेंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि ये त्रुटि कर रहे हैं तो आप कहिएगा कि अरे ये तो बच्चा बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएगा बार बार, क्योंकि ये त्रुटि करना, जो बच्चे त्रुटि नहीं करेंगे वो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी बहु प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास या नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने के प्रति जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसे सीखते हैं। यानी कहने का मतलब, तात्पर्य ये है कि हम जितना कोई भी काम करने के प्रति जितना मन लगाएंगे, ठीक है, जितना मन लगाएंगे, जितने मन से, जिस मन से हम काम करेंगे उसी मन के अनुसार हम उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो यही है मनोवृत्ति का नियम। यानी जब काम के प्रति आपका मन अच्छा लगेगा तो आप वो काम जल्दी सीखेंगे और उस काम को करने में मन भी लगेगा। ये मनोवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है थॉर्नडाइक का गौण नियम के अंतर्गत। तो तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अंतर्गत किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सफल हो जाता है। यानी आंशिक क्रिया का नियम, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बड़ा काम है या आपका सिलेबस, मान ले रहे हैं कि आपका सिलेबस 2 पेज का है। ठीक है, तो सिलेबस को तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट में कर करके उसको आप तैयार करेंगे तो एक दिन वो क्या होगा, पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। और एक ही दिन आप सोचिएगा कि नहीं पूरा सिलेबस एक ही दिन हम तैयार करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। तो ये आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत ये आता है कि आप कोई भी काम करें, कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको छोटे छोटे कई पार्ट में करके सीखें और एक बार पूरा होल अपना पूरा टोटल सीख जाएं। ठीक है, ये हो गया आपका आंशिक क्रिया का नियम। चौथा अब हम लोग देखेंगे, चौथा है संबंधित सहचर्य परिवर्तन के नियम। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ये चीज ना, थोड़ा सा इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। पावलाव आपको सुनने के लिए मिलेगा, पावलान। ठीक है, पावलाव महोदय, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा, ये संबंधित सहचर्य परिवर्तन के नियम। इसमें क्या होता है, पावलाव जो महोदय हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत जो दिए हैं, ठीक है, वो कुत्ता भोजन के बीच सहचर्य, यानी इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। एक पिंजड़ा रहता है, ठीक है, एक पिंजड़ा है और उसमें कुत्ते को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, भूखे हुए कुत्ते को बंद कर देते हैं और बाहर उसके लिए मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए भोजन रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भोजन जो रख दिया जाता है और भोजन रखने के बाद उसको घंटी यानी भूखा कुत्ता को अपना पिंजड़े में बंद कर दिया गया, उसके सामने भोजन रख करके उसके बाद घंटी बजाया जाता है, बेल को बजाते हैं तो क्या होता है, कुत्ता के मुंह से लार टपकने लगता है। ठीक है, इस तरीके से कुत्ता के सामने पहले भोजन रखा गया, उसके बाद घंटी बजाया गया। बहुत दिनों के बाद, यानी ये क्रिया बार बार करने के बाद अब देखा गया कि केवल घंटी बजाने से ही, यानी भोजन नहीं भी रख रहे हैं, केवल घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। यानी कुत्ता में जो है सहचर्य स्थापित हो गया कि घंटी जब बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा। ये है सहचर्य का नियम। इस नियम के अनुसार
देख लीजिए, इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाले अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है, उसे सहचर्य परिवर्तन के नियम कहते हैं। यानी मान लीजिए कि उद्दीपक उद्दीपक पहला उद्दीपक भोजन हो गया और दूसरा उद्दीपक क्या हो गया आपका, बेल जो घंटी थी, ठीक है, जो घंटी है। ये पहला उद्दीपक भोजन, दूसरा उद्दीपक घंटी। तो मान लीजिए कि पहले कुत्ते को हम लोग भोजन भी देते थे और घंटी भी बजाते थे, तो ये क्या होता था, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये क्रिया बार बार करने के बाद, कुछ दिनों के बाद भोजन न दे करके केवल घंटी ही बजाते थे, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर ये इसका कहने का मतलब है कि जो अनुक्रिया था, ये उद्दीपक था, एक उद्दीपक अगर भोजन हम गायब भी कर दिए तो ये दूसरा उद्दीपक उसको सीख लिया। ये है सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब लास्ट देखेंगे जो पांचवा नियम दिए हैं, आत्मीकरण का नियम। ठीक है, आत्मीकरण का नियम। यहाँ पर एक और उदाहरण देख लीजिए, संबंधित सहचर्य परिवर्तन के नियम। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई माँ है, ठीक है, कोई माँ है और उसका बच्चा अगर एक्सपायर कर जाता है, तो वो बच्चे के खिलौना, यानी बच्चा, एक तो माँ का प्यारा कौन हो गया, एक बच्चा हो गया और एक उसका खिलौना हो गया। तो अगर बच्चा एक्सपायर कर जाता है तो माँ, जो माँ होती है, वो बच्चे के खिलौने से भी उसी तरीके से बात करती है जैसे अपने बच्चे से करती थी। तो यहाँ पर एक सहचर्य ये भी हो जाता है। या एक सहचर्य और यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं या किसी लड़के से प्रेम करते हैं, और मान लीजिए कि उससे आप जो प्रत्यक्ष रूप से जो बात करते हैं वो बात तो होती ही है, लेकिन उसके अनुपस्थिति में, वो लड़की की अनुपस्थिति में, वो लड़की आपके सामने नहीं है, तो उसके फोटो से आप बात करते हैं। ये सहचर्य स्थापित हो जाता है कि यानी लड़की नहीं है, वो उसका फोटो है, तभी भी आप सहचर्य स्थापित कर लेते हैं, सहचर्य परिवर्तन हो जाता है। यही है सहचर्य परिवर्तन के नियम। अब नेक्स्ट देख लीजिए, पांचवा नंबर और लास्ट है इसके अंदर, आत्मीकरण का नियम। इस नियम को सादृश्य का नियम तथा समानता का नियम के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन परिस्थिति को हल करना इस आत्मीकरण का नियम कहलाता है। यानी इसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर, बच्चे जैसे प्यासा कौवा अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, प्यासा कौवा आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे कौवा को पहले ही देखे हैं, प्यास को पहले से ही समझते हैं, ठीक है, कौवा देखे हैं, प्यास समझ रहे हैं, तो उनको पानी देखे हैं, तो उनको जब हम प्यासा कौवा जब पढ़ा रहे हैं तो उनको पूर्व ज्ञान क्या था बच्चे का, प्यासा कौवा पढ़ा रहे हैं, तो उनको पूर्व ज्ञान पानी, कौवा, ये प्यास, इसके बारे में जानकारी था। उसी ज्ञान को, पुराने वाला जो ज्ञान है, उसको नवीन ज्ञान में परिवर्तन करना क्या है, आत्मीकरण का नियम है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो समझाने का तरीका अच्छा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।